नमस्कार दोस्तों, क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी हमको हमारे आज के समाज की सच्चाई बताती है। कैसे समाज के अंदर हम रह रहे हैं। हमको ये नहीं पता रहता कि अपने आसपास के घरों में, अपने पड़ोस में कौन रहता है, क्या करता है, कुछ नहीं पता रहता उनके बारे में। इवन कई कई बार ऐसा होता है कि जब अपने पड़ोसी कहीं चले जाते हैं, उनके जाने के बाद पता चलता है कि अरे भाई ये भी अपने पड़ोस में रहते थे। ये हालत है आज के समाज की। पहले एक ज़माना हुआ करता था, एक मोहल्ला हुआ करता था। आज भी कुछ-कुछ गाँवों में, कुछ-कुछ शहरों में भी होता है। जब एक मोहल्ला नहीं, वो एक तरह से कुछ घरों की फैमिली हुआ करती थी। सबको एक दूसरे के बारे में पता होता था कि भाई आज इनके घर में मटर पनीर बना है, आज इनके घर में ये बना है, वो बना है, सब कुछ एक दूसरे के बारे में पता होता था। आज इनके घर में कोई मेहमान आया है, इतने दिन तक वो मेहमान रहेगा, आज ये घूमने जा रहे हैं। और जब कोई मुसीबत आती थी किसी भी एक घर पर, तो सभी लोग डट कर उस मुसीबत का सामना करते थे। लेकिन आज के दिन जैसे जैसे इमारतें बड़ी होती जा रही हैं, वैसे वैसे अपना दिल छोटा होता जा रहा है। दिल पत्थर का हो चुका है। हम अपने एक घर में ही खुश हैं। हम आसपास के घरों में नहीं जानना चाहते क्या है, कौन है, कैसा है। मुझसे पूछो तो अपने जो पड़ोसी होते हैं वो रिश्तेदारों से भी ज़्यादा अहम होते हैं। आपकी अपने रिश्तेदारों से चाहे से कम बने, ज़्यादा बने, इतना मैटर नहीं करता। लेकिन आपके पड़ोसी से बहुत अच्छी तरह बननी चाहिए। क्योंकि अगर कोई मुसीबत आएगी, उस वक़्त जो पड़ोसी है वो आपके साथ सबसे पहले आकर खड़ा होगा। क्योंकि रिश्तेदारों को तो कब बात पता चलेगी, कब वो आएँगे, लेकिन पड़ोसी आपके साथ सबसे पहले आकर खड़ा होगा। आज की कहानी भी इसी समाज की सच्चाई से रिलेटेड है और 19 साल पुरानी है ये कहानी। इसमें एक पढ़ी-लिखी लड़की जॉब करती है अच्छी खासी, जिसके अच्छे खासे रिश्तेदार भी थे, दोस्त भी थे। वो लड़की 3 साल तक गुमशुदा रहती है। 3 साल तक दुनिया उसको भूल जाती है। 3 साल के दौरान ना ही तो कोई उसकी हाल जानने की कोशिश करता है, ना ही कोई उससे मिलने की कोशिश करता है। किसी को कोई फ़िक्र नहीं होती उसके बारे में, ना पड़ोसियों को, ना रिश्तेदारों को, ना दोस्तों को। 3 साल बाद जब पता चलता है उस लड़की के बारे में, तो सबकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कहानी है दोस्तों लंदन की। एक लड़की जिसकी उम्र करीब 35 से 36 साल। कहानी इसी लड़की की है। जोयस जोयस कार्ल विंसेंट नाम था लड़की का और ये वेस्ट लंदन में एक स्मिथ हैमर स्मिथ नाम की जगह के ऊपर पैदा हुई। जोयस के पिता कारपेंटर का काम करते थे। लॉरेंस नाम था जोयस के पिता का और अफ्रीकी मूल से थे वो, और जोयस की माँ भारतीय मूल से थी। जोयस के समेत ये अपने माँ-बाप के कुल 5 बच्चे थे और पाँचों की पाँचों ये बहनें थीं। कोई भाई नहीं था इनका। और सबसे छोटी थी जोयस कार्ल विंसेंट। अक्टूबर 1965 को वेस्ट लंदन में हैमर ग्रिल में ही जोयस का जन्म हुआ। जोयस के पैदा होने के कुछ समय बाद ही जोयस की माँ गुजर जाती है। माँ के गुजरने के बाद में पांचों बेटियों की जिम्मेदारी आ जाती है उनके पिता के सर। लेकिन पिता अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल अच्छे से नहीं निभाता। कुछ समय बाद पिता की और उन 5 बेटियों की अनबन शुरू हो जाती है। जोयस तो छोटी थी, लेकिन जो उनकी बड़ी बहनें थी उनको मारता पीटता उनका पिता। धीरे धीरे शराब पी कर आने लग गया। शाम को शराब पी कर आता, घर में हंगामा करता, मारता पीटता। और धीरे धीरे उसने अपने बच्चों के पास आना, बच्चों के घर में आना बंद ही कर दिया। अपने घर में आना बंद ही कर दिया। उसकी ज़िंदगी में एक कोई दूसरी औरत आ गई थी। कुछ दिनों बाद में उसने दूसरी औरत से शादी कर ली और उसके साथ ही बस गया, अपने 5 बच्चों को लावारिस छोड़कर। अब जो जोयस की बड़ी बहनें थी, उन्होंने जोयस को पाला पोसा एक तरह से।
किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। हालाँकि माँ-बाप की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी खूब परवरिश करी जोइस की बड़ी बहनों ने। धीरे-धीरे वक़्त बीता, जोइस थोड़ी बड़ी हो गई। बड़ी बहनें कहीं थोड़ा बहुत नौकरी करती, कुछ पैसे कमाती और उन पैसों से जोइस का दाखिला एक स्कूल में करा दिया। स्कूल में पढ़ने-लिखने में जोइस काफ़ी तेज़ थी, पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी और उसने अपने बचपन में ही सारे दुःख देख लिए थे ज़िंदगी के। सबसे बड़े दुःख अपनी ज़िंदगी के देख लिए थे, माँ का गुज़रना, घर का टूटना, परिवार का इधर-उधर बिखरना। धीरे-धीरे वक़्त बीता, जोइस बड़ी हुई, स्कूल से पास आउट हुई। स्कूल से पास आउट होने के बाद कॉलेज के अंदर दाखिला दिलाया। कॉलेज में गई, कॉलेज में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। धीरे-धीरे पुरानी बातों को जोइस भुलाने की कोशिश कर रही थी और ऐसे-ऐसे कॉलेज से भी जोइस पास हो गई। पास होने के बाद में अब क्योंकि जोइस काफ़ी होशियार थी, पढ़ाई-लिखाई में तेज़ थी, एक्टिव थी, मन लगाकर काम करती थी, तो कॉलेज से पास होने के जस्ट बाद ही जोइस की एक अकाउंटेंसी फर्म में नौकरी लग जाती है। अब थोड़े बहुत पैसे भी आने लगे थे, इज़्ज़तदार नौकरी थी। ज़िंदगी ठीक-ठाक चल रही थी, जोइस अपनी पुरानी यादों को भुलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जोइस को बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना, अपनी बहनों से मिलना, बातें करना, पार्टी करना, घूमना, ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं था। जोइस अपने आप के अंदर ही खुश रहती थी। कुछ लोग होते हैं आउट्रोवर्ट और कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट, तो इंट्रोवर्ट किस्म की थी जोइस। ज़िंदगी फिर भी ठीक-ठाक चल रही थी, हालाँकि कोई भी बुरी आदत नहीं थी जोइस को, कोई भी ड्रग्स नहीं लेती थी, शराब भी इतनी ज़्यादा नहीं पीती थी। बच्चे जब किसी की निगरानी में ना हो, तब ऐसी बुरी आदतें वो सबसे पहले सीखते हैं, लेकिन जोइस ने बुरी आदतों से हमेशा दूरी बना कर रखी। अब समय बीतता गया, जोइस ने खुद कुछ टाइम बाद जो अकाउंटेंसी फर्म की नौकरी थी वो छोड़ दी, दूसरी नौकरी लग गई, वो भी छोड़ दी और दूसरी नौकरी लग गई। ऐसे करते-करते 2001 2001 आ जाता है। 2001 के अंदर जोइस की एक अर्न्स्ट एंड यंग नाम की अच्छी खासी बड़ी कंपनी में जॉब लगती है। अब जो जॉब लगी थी वो काफ़ी इज़्ज़तदार थी और खूब सारा पैसा इसमें जोइस को मिल रहा था। मकान भी मिल रहा था रहने को, सारी सुविधाएँ मिल रही थी। जोइस की लाइफ़ में अब कोई कमी नहीं थी। पैसे भी थे अच्छे खासे, दोस्त रिश्तेदार भी थे। लेकिन अभी तक जोइस अपने बचपन को भुला नहीं पाई थी। उसको बार-बार अपने बचपन के दिन याद आते और जब भी उसको अपने बचपन के दिन याद आते, वो काफ़ी डर जाती, काफ़ी सहम जाती। कुछ दिन तो उसने इसी डर के साथ गुज़ारे, लेकिन फिर अचानक से 2003 के अंदर जोइस ने उस बड़ी कंपनी में इस्तीफ़ा दे दिया, अचानक से। इस्तीफ़े के अंदर ये लिखा कि अभी मैं नौकरी नहीं करना चाहती। अभी मैं अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहती हूँ, पार्टी करना चाहती हूँ, दुनिया घूमना चाहती हूँ। ऐसा लिखा उसने इस्तीफ़े में और इस्तीफ़ा दे दिया और नौकरी छोड़कर बाद में एक डोमेस्टिक वायलेंस ऑर्गेनाइज़ेशन है उसमें चली गई। अब ये डोमेस्टिक वायलेंस ऑर्गेनाइज़ेशन या क्या करती हैं, जो भी बच्चे डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होते हैं या फिर जूझ रहे होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस से, उनको वहाँ पर बुलाती हैं अपने पास। वहाँ पर उन बच्चों की खाने-पीने की, सोने की, सारी कुछ ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था होती है। सब कुछ एक तरह से वो बच्चों को जो भी डोमेस्टिक वायलेंस से उन्होंने दिमाग उनका सहम गया था, वो डर उनका बाहर निकालते हैं, वो बुरी यादें उनकी डोमेस्टिक इस ऑर्गेनाइज़ेशन में बाहर निकालते हैं। कुछ दिनों तक जॉयस इस डोमेस्टिक वायलेंस ऑर्गेनाइज़ेशन में रही, लेकिन फिर उसके मन में आया कि यार मैं यहाँ पर क्या करूँगी? उसका एक तरह से मन नहीं लगा था क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे दूसरे बच्चे भी थे और जॉयस थी एक इंट्रोवर्ट किस्म की इंसान। तो कुछ दिन तो वो वहाँ पर रही उस ऑर्गेनाइज़ेशन में, उसके बाद में वो
उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर फिर से नौकरी की तलाश में निकल गई। नौकरी की तलाश करते-करते उसकी एक होटल के अंदर जॉब लगी, छोटे से होटल के अंदर उसकी जॉब लगी और जॉब भी छोटी-सी थी, कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं थी। वो अपनी एक कंपनी में इतनी बड़ी जॉब छोड़कर अब एक छोटे से होटल में छोटी-सी जॉब कर रही है। जहाँ पर वो होटल था उसके कुछ ही दूर में, उसके नज़दीक में एक अपार्टमेंट्स थे। उन अपार्टमेंट्स के अंदर जॉयस ने एक कमरा लिया। अब वहाँ पर पर्सन पर रूम वाला हिसाब चलता है, यानी कि एक इंसान है तो उसको एक रूम मिल जाएगा। ऐसे उसके अंदर कई सारे रूम होते हैं। एक हॉस्टल की तरह आप उसे समझ सकते हैं। वो काफ़ी सस्ते होते हैं। जॉयस के होटल के काफ़ी नज़दीक भी था और जॉयस के पास अब पैसों की थोड़ी तंगी थी। ज़्यादा पैसे नहीं थे जॉयस के पास, तो जॉयस को मजबूरन उन अपार्टमेंट्स में कमरा लेना पड़ा। अब ऐसा कहते हैं कि उन अपार्टमेंट्स के अंदर कमरा वही लोग लेते हैं, ज़्यादातर वही लोग लेते हैं जो नशे के आदी होते हैं, ड्रग्स एडिक्ट होते हैं। ऐसे लोग ही वहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं और वहाँ पर ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना, ज़ोर-ज़ोर से म्यूज़िक चलना, टीवी चलना ज़ोर-ज़ोर से, शोर-शराबा आम बात थी। जब भी कोई घर में चिल्लाता तो कोई भी देखकर हैरान नहीं होता कि उस घर में वो चिल्ला रहे हैं। वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। तो जॉयस को मजबूरन ऐसे अपार्टमेंट में भी पैसे की तंगी के कारण कमरा लेना पड़ा। अब जॉयस ने जो कमरा लिया था वो था लास्ट का कमरा। एकदम कॉर्नर में था वो कमरा। उस कमरे से आगे कुछ भी नहीं था, ना कोई छत थी, ना कोई बालकनी थी। लास्ट में जॉयस का कमरा था। 2001 की बात है ये। 2001 से 2002 आया, 2003 आया। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। जॉयस सुबह अपने कमरे से निकलती, होटल जाती, वहाँ पर अपना काम करती। शाम को जब होटल से उसको छुट्टी मिल जाती, घर आती अपने और सो जाती। एक आम ज़िंदगी अब वो जॉयस जी रही थी। और 2003 आते-आते जॉयस ने फिर से उस होटल की नौकरी को छोड़ दिया। होटल की नौकरी छोड़ने के बाद में जॉयस ने अपने रूम से निकलना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। जॉयस ना किसी के पास जाती, ना किसी से बात करती। अपने रूम का दरवाज़ा तक वो नहीं खोलती। कुछ दिन बीते, कुछ हफ्ते बीते, कुछ महीने बीते, कुछ साल बीत गए। अब इसी दौरान जो घर का किराया था और जो घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल था, अच्छा, जॉयस जब उस डोमेस्टिक वायलेंस ऑर्गेनाइजेशन में गई थी, उस वक्त उसने एक स्कीम ली थी। कुछ फैमिली फाउंडेशन ऐसे कुछ करके उस स्कीम का नाम था। उस स्कीम के तहत जितना भी किराया आएगा जॉयस के मकान का, उस किराए का आधा 50% किराया जो वो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन उस मकान के मालिक तक अपने आप पहुंचा देगी। बाकी का 50% किराया जॉयस को देना है और ऐसा ही इलेक्ट्रिसिटी के बिल के साथ था। तो उसके मकान मालिक के पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल हर महीने पहुंच जाता। अब उसके पास आधा इलेक्ट्रिसिटी बिल ही जा रहा था, आधा किराया जा रहा था। लेकिन शुरू-शुरू में उसने सोचा कि कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे, कोई पैसे की थोड़ी बहुत तंगी होगी और उनके बहुत सारा किराया आता है, तो वो इतना ज़्यादा सोचते भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। 2003 की ये बातें थी, 2003 से 2006 आ जाती है। 2003 से 2006 आ जाती है, 3 साल बीत जाते हैं और 3 सालों तक उस मकान मालिक के पास केवल आधा किराया ही जा रहा था, आधा इलेक्ट्रिसिटी का बिल जा रहा था। अब इन 3 सालों में कब लगभग इंडियन करेंसी में 2.5 लाख रुपये इकट्ठा हो गए थे। मतलब 2.5 लाख रुपए मकान मालिक को जॉयस से वसूलने थे। तब मकान मालिक ने सोचा कि बात करते हैं कि किराया क्यों नहीं दे रही है, इतना वक्त हो गया। तो जो मकान का मालिक था, जो उस अपार्टमेंट्स का मालिक था, वो फ़ोन करता है, जो अपार्टमेंट्स के वहाँ पर स्टाफ होता है, जो मेंटेनेंस स्टाफ होता है, उनको फ़ोन करता है। उनको फ़ोन कर कहता है कि भई इतना-इतना कमरा नंबर है, जॉयस नाम की लड़की वहाँ पर रहती है और पिछले 3 साल उसने आधा किराया ही दिया है, बाकी का किराया जाओ 2.5 लाख रुपए उससे वसूल कराओ, उससे लेकर आओ। होट अपार्टमेंट्स का मेंटेनेंस स्टाफ पहुँचता है कमरे के बाहर।
पहुँचने के बाद में वो घंटी बजाते हैं दरवाजे की, कोई जवाब नहीं आता। बाद में दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाज़ा लॉक्ड। अब क्योंकि वहाँ पर वो स्टाफ थे, मेंटेनेंस का काम करते थे, तो उनके पास एक मास्टर की भी थी। उन्होंने मास्टर की से जब दरवाज़ा खोला और वो जब अंदर दाखिल हुए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजे के जस्ट सामने एक सोफ़ा सेट डला हुआ था और उस सोफ़ा सेट के ऊपर एक कंकाल पड़ा हुआ भी नहीं, इंसान की तरह, नॉर्मल इंसान की तरह बैठा हुआ। अचानक से जब उन्होंने देखा, वो काफ़ी डर गए। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि कोई नकली पुतला होगा, किसी ने रख दिया होगा, डॉक्टर वॉक्टर होगी। लेकिन जब वो उस पुतले के पास जाते हैं और उसको नज़दीक से जब देखते हैं तब पैर कांप जाते हैं उनके, क्योंकि वो कोई नकली पुतला नहीं था, वो एक इंसान का पुतला था, बहुत ही बुरी दशा में। और वहाँ पर कमरे के अंदर ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी थोड़ी बदबू भी आ रही थी। सहम गए वो। हाथों हाथ उन्होंने पुलिस को खबर दी। 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गई। पुलिस सबसे पहले पूरे कमरे का मुआवजा लेती है, मुआयना करती है। कमरे के अंदर एक सोफ़ा सेट के ऊपर एक इंसानी कंकाल इंसान की तरह आराम से बैठा हुआ, सामने टीवी चल रहा है, टीवी के अंदर BBC 1 न्यूज़ चैनल है, एक लाइट का बल्ब जल रहा है, हालांकि उस बल्ब की रोशनी काफ़ी कम थी, हो गई थी, 3 सालों से वो रेगुलर चल रहा था। बाद में खिड़कियाँ सारी बंद थी, सभी में से केवल एक खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। सोफ़ा सेट के बाजू में एक टेबल थी, उस टेबल के ऊपर कुछ गिफ्ट कार्ड, क्रिसमस के कार्ड्स रखे हुए थे, बाकी एक शॉपिंग बैग भी रखा हुआ था। ये सब पुलिस वालों ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिख लिया। एम्बुलेंस बुलाई जाती है, एम्बुलेंस में उस कंकाल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब यहाँ तक किसी को भी ये नहीं पता था कि वो इंसानी कंकाल किसका है, किसी और का है। सबने सोच रखा था कि किसी और का ही है। इसी वक्त पुलिस वाले जब अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उस कमरे की जांच पड़ताल कर रहे थे, तो पुलिस वालों को एक प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, और वो भी डेंटिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन किसी और जॉयस के नाम पर मिलता है। यानी कि जॉयस ने डॉक्टर को अपने दांत दिखाए थे, तो उन्हीं प्रिस्क्रिप्शन से जो मुर्दा मिला था, जो कंकाल मिला था, उसके दांतों की जांच की जाती है और वो एग्जैक्ट सेम थी। तो यहाँ से साबित होता है कि ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि जॉयस का ही था। बॉडी को या फिर कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और डॉक्टर बताते हैं कि इसकी मौत दिसंबर 2003 के अंदर ही हो गई थी और लाश मिली 2006 में। पूरे 3 साल तक जॉयस विंसेंट उस सोफ़ा के सेट के ऊपर बैठी रही, सामने टीवी चलता रहा, लाइट ऑन थी, 3 साल तक। और क्योंकि मकान मालिक के पास किराया भी टाइम टू टाइम पहुंच रहा था, मकान मालिक नहीं आया। अच्छा, इस बीच जब वो अपने कमरे में बंद थी, तब बहुत सारे अखबार भी आए, कुछ लेटर्स आए, कुछ और डॉक्यूमेंट्स आए, और वो सारे जॉयस विंसेंट के घर के बाहर पड़े थे। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जॉयस विंसेंट की बहनों को, उसके रिश्तेदारों को, उसके दोस्तों को खबर दी गई। वो सभी उन सभी से पूछताछ हुई, तो उन सभी ने कहा कि उन्होंने दिसंबर 2003 के बाद से ना ही तो जॉयस को देखा, ना ही उससे बात की, ना ही उसका कोई रिप्लाई आया। वो उसको लेटर भेजते, लेकिन लेटर का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। फ़ोन वोन उस टाइम था नहीं जॉयस के पास। उन सभी के बयानों से और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पुलिस फाइनल कंक्लूजन पर आती है कि दिसंबर 2003 में ही जॉयस विंसेंट की मौत हो चुकी थी।
3 साल बाद में आज 2006 के अंदर जोइस विंसेंट की लाश मिली है। अब जब ये बात मीडिया के अंदर आई, तो मीडिया के अंदर खूब सारी चर्चा हुई कि हम आजकल कैसे समाज में आ गए हैं, कैसे हम बन गए हैं कि हमको अपने पड़ोस के घर में क्या हो रहा है कुछ मतलब नहीं। पड़ोस के घर के अंदर 3 साल से एक कंकाल और किसी को उसकी भनक तक नहीं, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ये घर के बाहर इतने सारे कागज पत्र क्यों पड़े हैं, घर से हल्की हल्की बदबू क्यों आ रही है, किसी ने झांक कर नहीं देखा। कुछ दिनों तक तो इस बारे में खूब डिबेट हुई, लेकिन जैसे जैसे नई खबरें आने लगी, इस को भी धीरे धीरे भुला दिया गया और जैसे पहले थे वापस उसी स्थिति में आकर रह गए। अब ये तो मीडिया की बात थी, दूसरी तरफ जो पुलिस थी वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करने में लगी हुई थी। अब सभी रिश्तेदारों से पुलिस ने और कुछ पूछताछ की, तो उसके दोस्तों ने ये बताया कि 2001 से जब उसने बड़ी कंपनी से, उस अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी से इस्तीफा दिया था, उस वक्त से लेकर 2003 तक जोइस को कई बार एक लड़के के साथ देखा गया। कुछ लोगों ने उस लड़के के साथ कई बार देखा और जब दोस्तों से पूछा गया तो दोस्तों को पता था वो लड़का जोइस का बॉयफ्रेंड था और जोइस उस लड़के से प्यार भी करती थी। अब पुलिस ने उनसे पूछा कि उस लड़की की कोई तस्वीर, कोई नाम पता, कोई चेहरा, कुछ भी, लेकिन किसी भी दोस्त के पास, किसी भी रिश्तेदार के पास उस लड़की की ना ही तो कोई तस्वीर थी, ना ही कोई अता पता था, ना ही नाम था उनके पास, कुछ भी नहीं था उस लड़के के रिगार्डिंग। अब पुलिस को शक हुआ कि हो सकता है इस लड़के ने ही एक साजिश रची हो और जोइस को मार कर सोफे के ऊपर बिठा दिया हो। पुलिस उस लड़के की तलाश में लगती है, कुछ दिन बीतते हैं, कुछ हफ्ते बीतते हैं, लेकिन पुलिस उस लड़के का पता छोड़ो, चेहरा छोड़ो, उसका नाम तक नहीं पता लगा पाई कि वो लड़का था कौन। और आज भी वो लड़का कौन था नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। ना ही उस लड़के ने कभी ये जानने की कोशिश की, ना ही वो लड़का कभी पुलिस के पास आया। हो सकता है कि उस लड़के ने ही मारकर जो इसको उस सोफे पर बिठा दिया, क्योंकि ये बात सभी मीडिया में, सभी अखबारों में, सभी टीवी चैनल्स पर चली थी, तो कहीं ना कहीं उस लड़के ने भी देखा होगा और उसने जानने की कभी कोशिश नहीं की कि क्यों जोइस की मौत हुई। वो पुलिस के पास भी नहीं आया, लेकिन अगर वो उसका बॉयफ्रेंड था, जोइस उससे प्यार करती थी, तो उसको आना चाहिए था, अगर उसने कुछ भी गलत नहीं किया था तो, लेकिन वो कभी भी नहीं आया। दूसरी तरफ उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार जो इसको एक लेटर लिख के भेज दिया, रिप्लाई आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है, अपनी एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी लेटर लिखने की, फॉर्मेलिटी पूरी कर कर अब बस रिप्लाई आए चाहे से ना आए, उनको कोई मतलब नहीं। आज इस बात को करीब 16-17 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये बात रहस्य है। किसी को नहीं पता कि जोइस की मौत एक नेचुरल मौत थी। अच्छा, बाद में डॉक्टर्स ने कुछ कंक्लूजन भी दिए थे कि जोइस की मौत क्यों हुई। डॉक्टर ने ये कहा कि हो सकता है कि जोइस को एक अस्थमा का अटैक आया हो, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जोइस के कमरे से कुछ ऐसे प्रिस्क्रिप्शन भी मिले थे जो कि बताते थे कि जोइस को अस्थमा की प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि हो सकता है कि जोइस को अस्थमा की प्रॉब्लम थी, जोइस को अस्थमा अटैक आया हो और उसकी वजह से वो मर गई हो। बाद में हो सकता है किसी की साजिश हो, लेकिन अब अस्थमा अटैक जोइस को आया, जोइस ने इधर उधर भागने की, किसी बाहर निकलने की, किसी को फ़ोन करने की कोई कोशिश क्यों नहीं की, उस सोफे के ऊपर ही क्यों बैठी रही। तो अब यह भी यकीन नहीं होता मानना कि जोइस उस सोफे के ऊपर बैठी बैठी अचानक से एकदम मर गई। कम से कम वो नीचे तो गिरती और कहीं नहीं तो, लेकिन वो सोफे के ऊपर एकदम इंसान की तरह बैठी थी। तो ऐसा तभी होता है मैक्सिमम टाइम जब किसी ने किसी को मार कर और बाद में जानबूझकर वैसे बिठाया हो। और ऐसी कोई एक ये कहानी नहीं है कि ऐसा पहली बार इंसिडेंट हुआ हो, कई बार ऐसी वारदात सामने आती है। एक बार नोएडा की बात है, नोएडा के अंदर दो बहनें जो कि मानसिक तौर पर पूरी तरीके से अच्छी नहीं थी, 5-6 महीनों से वो अपने घर से बाहर नहीं निकली और 5-6 महीनों बाद जब किसी ने अंदर जाने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि पूरी कंकाल बन चुकी हैं वो।
हालाँकि ज़िंदा थी, ये बात बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी हड्डियों पर बिल्कुल भी मांस नहीं था। ऐसे ही एक मुंबई की कहानी है, एक बूढ़ी औरत जिसकी बेटा वो विदेश रहते थे, पति था नहीं, बूढ़ी औरत थी, अस्थमा की थोड़ी प्रॉब्लम थी, अचानक से अस्थमा की अटैक आ जाती है। बेटा फ़ोन करता है, माँ फ़ोन उठाती नहीं है, बेटा अपनी भूल जाता है कि होगी कहीं पर बिज़ी। ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि माँ क्यों फ़ोन नहीं उठा रही है। बाद में कुछ दिन बीतते हैं, तो पड़ोसी उस घर में जा पहले वो फ़ोन करता है उनका बेटा कि किसी पड़ोसी को कि देख कर आओ फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। तब पता चलता है कि उसकी माँ की तो मौत हो चुकी है और लाश की बुरी हालत। अब यहीं पर अगर पड़ोसियों से बनती होती, तो हो सकता था कि लाश की इतनी बुरी हालत ना होती, या फिर अगर वो कहीं पर गिरती पड़ती, कोई आवाज़ आती, तब हो सकता है कि पड़ोसी भी भाग कर आ जाते, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते। खैर दोस्तों, यही थी आज की कहानी। मैं तो आपसे यही कहूँगा वीडियो के लास्ट में कि जो भी आपके पड़ोसी हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो भी आपके सोशल संबंध हैं, उनको केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित मत रखिए। जाइए, उनसे मिलिए, मिलते-जुलते रहिए, आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा और चारों तरफ एक खुशी का माहौल बना रहेगा। जब कोई मुसीबत आएगी, सब साथ में सामना करोगे, जब कोई खुशी आएगी, सब साथ में मनाओगे उसको। बहुत ज़रूरी है ये। बाकी आपको कैसी लगी आज की कहानी ज़रूर कमेंट्स में बताना, और अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, कोई कहानी जो आपको सुननी है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं, और अपना प्यार लाइक के थ्रू ज़रूर दिखाना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी क्राइम की स्टोरी में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद।